मैंने आपका घर क्यों तोड़ दिया और ये सारे सब फेंक दिया? बेटा मैं इन लोगों ने घर से बेघर कर दिया। बेदम्मा आप रो मत बेदम्मा, मैं आपको अपने घर ले चलूंगी शादी के बाद। वहाँ अपनी मालकिन बनूंगी अपनी मर्जी की, तो मैं आपको अपने साथ ले जाकर ताउम्र आपकी सेवा करूंगी। आप रो मत। उस दिन रात को बरसात आई थी और शायद वो सारी रात भीगती रही थी। उनका सामान भी बिखरा पड़ा था। हाँ, अब किताबें वहां नहीं थी। शायद कोई कबाड़ का काम करने वाला उठा ले गया होगा। अगले दिन मैं फिर उधर से निकली तो देखा कि वो वहीं सड़क के किनारे पड़ी थी। मैं धीरे से उनके पास गई और जैसे ही उनके माथे पर हाथ रखा तो अचानक ही मुझे जोर का धक्का सा लगा, क्योंकि उनका माथा तो तप रहा था। उन्हें तेज बुखार था। मैंने उन्हें आवाज भी दी, अम्मा अम्मा बेदम्मा। बेदम्मा उठो, बेदम्मा, मैं मधु। आओ, उठो बेदम्मा, आओ, कोशिश करो बेदम्मा। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। अम्मा की तबीयत कैसी है? हाँ, होश तो आ गया है लेकिन अभी उनकी आंख लगी है। अम्मा राम राम। राम राम। कौन? मैं नीरा आर्य। अच्छा, नीरा आ रही है। वो नीरा आ रही है पैदा होते ही माँ बाप को खा गई और शादी के बाद पति को खा गई। पड़ गई कलेजे में ठंडक। चली जा, यहाँ पे रहने की तेरी कोई जगह नहीं है। खेकड़े से बाहर निकल जा, कोई नहीं रहने देने का गाँव में तुम्हें। जाइए, चलिए निकलो यहाँ से, चलिए यहाँ से। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन हैदराबाद में आजादी का सूर्य उदय नहीं हुआ था, क्योंकि हैदराबाद रियासत का निजाम मुस्लिम था, जबकि वहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी और आज भी है। वो जनता भारत में शामिल होना चाहती थी, लेकिन निजाम ताकत के बल पर शासक बने रहना चाहता था। इसीलिए जनता पर अत्याचार ढाए जाने लगे, युवाओं का नरसंहार किया जाने लगा। ऐसे हालात में नीरा अम्मा क्या करती? यदि नेताजी भी जीवित होते तो वो भी निजाम की ईंट से ईंट बजा देते। इस प्रकार नीरा अम्मा वहाँ की जनता का साथ देने के लिए हैदराबाद चली गई थी। अम्मा ने बताया कि आपातकाल के दौरान उनकी आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। अम्मा की आत्मकथा हिंद पॉकेट बुक्स के स्वामी और बलिदानी महाशय राजपाल जी के पुत्र श्री दीनानाथ मल्होत्रा जी ने प्रकाशित की थी। उन्होंने गुरुदत्त का मधु उपन्यास भी छापा था। इन दोनों किताबों को भारत सरकार ने बैन करके अम्मा को हैदराबाद और गुरुदत्त को दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंदी बना दिया था। बाद में हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, गोविंद बल्लभ पंत आदि के हस्तक्षेप से अम्मा कारागार से इस शर्त पर मुक्त की गईं कि वे अब अपने अतीत के बारे में खामोश रहकर गुमनाम जीवन जिएंगी। अस्पताल का स्टाफ बार बार इस बात पर जोर दे रहा था कि अरे अपना मुर्दा ले जाइए। उन्होंने सफ़ेद कपड़े में मेरी अम्मा को लपेट दिया था क्योंकि बिस्तर खाली करना था। मैंने अस्पताल वालों को बहुत समझाया कि मेरे मंगेतर वाहन लेने गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। आप मेरी बात का यकीन करिए, वो बस अभी आते होंगे वाहन लेके।
फिर हम इन्हें ले जाएंगे। आप अपने मुर्दे को ले जाओ यहाँ से, या फिर इन्हें उठवाकर बाहर फिरवाओ। डॉक्टर साहब आप मेरी बात का यकीन करिए, वो आते ही होंगे, ले जाएंगे यहाँ से। आप ऐसे नहीं मानोगी। वार्ड बॉय इधर आओ, इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। नहीं सर, रुक जाइए आप लोग, कोई भी मेरी अम्मा को हाथ नहीं लगाएगा। मैं इस तरह अपनी अम्मा का अपमान होते हुए नहीं देख सकती। डॉक्टर साहब आप एक काम करिए, मेरी अम्मा को मेरे कंधे पर लदवा दीजिए, मैं खुद ही उन्हें अपने कंधे पर लेकर चली जाऊंगी। ठीक है, इनकी हेल्प कीजिए। हाँ, सर आराम से। बस छोड़िए छोड़िए। समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी। मैं हैदराबाद उस्मानिया अस्पताल के बाहर नीरा अम्मा के मृत शरीर के साथ अपने मंगेतर नील का इंतजार कर रही थी कि तभी नील बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाले को लेकर आए, क्योंकि उस रात कोई ऑटो वाला कहीं जाने को तैयार ही नहीं था। अब इसे अपनी बदकिस्मती समझूं या नसीब कि जो ऑटो वाला नील लेकर आए थे उसने नीरा अम्मा के मृत शरीर को देखकर उसे ले जाने से मना कर दिया और अपना ऑटो लेकर भाग गया। फिर हम दोनों ने निर्णय लिया कि नीरा अम्मा को हम खुद ही चलकर ले जाएंगे, और इस प्रकार बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद मैं और नील नीरा अम्मा का मृत शरीर लेकर नील के किराए के घर पर सुबह होने से पहले ही पहुंच गए। सूरज निकल आया था, चिड़िया चहचहा रही थी और कुछ लोग अम्मा की अर्थी तैयार कर रहे थे। इस प्रकार मैंने और नील ने नीरा अम्मा को उचित सम्मान दिया। उसके बाद नीरा अम्मा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर निकल चुकी थी, यानी कि उनकी अर्थी निकल चुकी थी। वो कहते हैं ना कि जिनका कोई नहीं होता उनका ईश्वर होता है। ईश्वर और कुदरत ने भी नीरा अम्मा के अंतिम दर्शन के लिए अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया। हवाएं चलने लगी, आसमान में बादल उठने लगे। नीरा अम्मा शायद जासूसी के अपने नए अभियान पर या फिर किसी पराधीन लोक में स्वतंत्रता की मशाल जलाने खुद जलती हुई चिता की लपटों में विलीन हो रही थी। दिन में ही गुप्त अंधेरा सा हुआ और फिर तड़ाके से जोरदार आवाज करती हुई बिजली चमकी और धरती पर टप टप बरसात की बूंदें पड़ने लगी, ऐसे जैसे कि अम्मा की अंतिम विदाई पर कुदरत भी मेरे साथ साथ आंसू बहा रही थी। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा की कि मैं अम्मा का एक स्मारक व पुस्तकालय खेकड़ा बागपत में अवश्य बनवाऊंगी। फरू, अगर तुम्हें नीरा अम्मा को उचित सम्मान दिलाना है ना, तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, और वो भी मुझे बिना मुसलमान बनाए हुए। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि अम्मा का जन्म मेरे गांव खेकड़ा बागपत में हुआ था। हाँ। अगर तुम वहाँ की बहू बनोगी तो फिर तुम बिना किसी अड़चन के, बिना किसी परेशानी के वहाँ उनका स्मारक बना के उनको उचित सम्मान दिला सकती हो, समझी? ठीक है, राष्ट्र प्रथम, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
भाभी जल्दी इधर आओ, देखो अनर्थ हो गया हमारे घर में, अनर्थ। नहीं दीदी, क्या अनर्थ हो गया बेटी? अपनी इस नई नवेली की नाखून तो देखो, ये तो मुसलमानी है, मुसलमानी। मुसलमानी? ये क्या है मधु? सच सच बता, तेरा असली नाम क्या है? मुसलमानी? हमारे घर में तो मुसलमानों का छुआ हुआ पानी तक नहीं पीते, खाना तो दूर की बात है। पता नहीं मेरे देवर की तो मत मारी गई थी, जो कि तुझे इस घर में ले आया। नहीं तो मुसलमानी से तो हम दूर है, दूर, अपनी परछाई से भी दूर रहते हैं हम। तो भाभी, मुसलमानी क्या इंसान नहीं होती? नहीं होते। फिर क्या होती है? मलेक्स होती है, मलेक्स। मधु सच बता, तेरा नाम क्या है? फर्रू, फराना ताज। फराना ताज? मनीष कहेंगी? हाँ। परिजनों या ससुराल वालों किसी से भी अब मैं कोई बहस नहीं करती थी और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कलम को हथियार बना लिया। मैंने इस दौरान कई किताबें लिखी। मेरी आत्मकथा का प्रथम भाग बेहद लोकप्रिय हो गया। सोशल मीडिया पर मुस्लिम देशों के कुछ सिरफिरे अरबी, तुर्की और उर्दू में भारत के खिलाफ बेहद भद्दी पोस्ट लिखते थे, जो आमतौर पर भारतीय नहीं पढ़ पाते थे। मैं वेद आदि ग्रंथों के प्रमाण देते हुए उनका खंडन करने लगी और मुस्लिम देशों में मेरा फेसबुक अकाउंट वायरल हो गया। कई बार मुझे मारने की धमकी भी मिली। इन पोस्ट पर भारत सरकार के किसी बड़े अधिकारी की नज़र पड़ी और एक सरकारी पत्रिका में उर्दू, अरेबिक अखबारों की खबरों की समीक्षा के लिए एक कॉलम मुझसे लिखवाया जाने लगा। इससे प्रभावित होकर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने मुझे संस्कृति मनीषी सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की। श्रीमती मधु धामा, दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड श्रीमती मधु धामा को भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में प्रदत्त विशिष्ट योगदान के लिए संस्कृति मनीषी सम्मान 2018 से सम्मानित कर गर्व का अनुभव कर रहा है। आपको अंगवस्त्र, सम्मान प्रतीक व 1.5 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा। आपका जन्म तेलंगाना प्रदेश के एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में हुआ और आपका मूल नाम बेगम फरहाना ताज था। आपकी मातृभाषा तेलुगु होते हुए आपका शिक्षा का माध्यम उर्दू और अरेबिक रहा। आपने भारतीय इतिहास, धर्म एवं भारतीय संस्कृति पर दर्जनों पुस्तकों की रचना कर हिंदी साहित्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपकी कृतियों के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा आपको समय समय पर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड पुनः आपको संस्कृति मनीषी सम्मान से सम्मानित कर गर्व का अनुभव कर रहा है। तो मेरा खुशी का ठिकाना न रहा। एक भव्य कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने मुझे सम्मानित किया। पुरस्कार में मुझे 1.5 लाख रुपए की धनराशि भी मिली थी। मैंने वो धन एक प्रॉपर्टी डीलर को देकर दिल्ली में किश्तों पर एक कमरे का एक छोटा सा मकान खरीद लिया और दिल्ली आ गई। दिल्ली शहादरा में एक महान व्यक्ति श्री गणेश दास गर्मा जी से परिचय हुआ। गणेश दास जी ने मेरी आत्मकथा की पुस्तकें थोक में खरीदकर मुझे प्रोत्साहित किया। नीरा आर्या के नाम से प्रथम पुरस्कार भी श्री गणेश दास जी के हाथों ही प्रदान किया गया था। मैं हमेशा उनकी ऋणी रहूंगी। अपने नए घर में आते ही वो बात मुझे बार बार याद आने लगी, जब मैंने नीरा अम्मा से कहा था कि अम्मा, जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी और खूब सेवा करूंगी। मन दुखी रहता था कि ससुराल वालों ने मुझे नहीं अपनाया। कोई बात नहीं, परंतु नीरा अम्मा का जन्म तो खेकड़ा में ही हुआ था, फिर लोग उन्हें कैसे भूल गए। मैंने संकल्प किया कि मैं नीरा आर्य का एक स्मारक बनवाऊंगी। इस दौरान मुझे दिल्ली की शान सम्मान से गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने भी सम्मानित किया। एक ज्यूरी का एक स्पेशल अवार्ड था। ये कैटेगरी थी नहीं, लेकिन ज्यूरी ने आपस में मिलकर तय किया कि इन्हें हमें अवार्ड जरूर देना चाहिए। मधु धामा जी हैं हमारे बीच में। मधु धामा जी का मैं परिचय दे देता हूँ। मधु धामा जी का पुराना नाम फरहाना ताज था और इन्होंने, इनकी भाषा में अगर कहें तो इन्होंने घर वापसी करी है और ये हैदराबाद में पैदा हुई। तो इन्होंने बचपन से ही इनका इंटरेस्ट था अपने सनातन धर्म में और वेदा में, और इन्होंने अभी अपने जितने होली वेदास हैं इनको उर्दू में लिखा और एक किताब लिखी इन्होंने, वेदों में विज्ञान। तो एक मुस्लिम संप्रदाय से आके इसका करा और इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी भी है, घर वापसी, जो कि 11 अलग अलग भाषाओं में इंडिया में पब्लिश हुई है।
और धामा दंपति यहाँ मौजूद है। हमने तय किया हम आज उनका सम्मान करेंगे। और भी कई पुरस्कार मिले और इस कारण मेरे घर का सारा कर्ज उतर गया। एक सम्मान समारोह में मेरी सास मुझसे गले मिलकर रो पड़ी और उन्होंने आग्रह किया कि अब मैं दिल्ली छोड़कर गांव में ही उनके साथ रहूं। लेकिन अचानक ही मेरी सास का देहांत 26 मई 2023 को हो गया। ससुराल में मेरे हिस्से का कुल 50 गज का एक पुराना सा घर मुझे मिल गया। मैंने अपना दिल्ली का मकान बेच दिया और 150 गज से अधिक भूमि ससुराल वाले मकान से मिलते हुए खरीद ली। उस पर मैंने और मेरे हमसफर ने 60-70 लाख रुपए खर्च करके एक भव्य भवन बनवाया और इस कार्य के लिए हमने दिल्ली में हिंदू वाहिनी के नेता विशाल जी से कई लाख रुपए ब्याज पर कर्ज भी लिया। ये भवन बनते ही जब हमने इसमें गृह प्रवेश की योजना बनाई तो हमें नीरा अम्मा को सम्मान दिलाने की बात याद आने लगी और अंततः मैंने उस घर को नीरा आर्य स्मारक एवं पुस्तकालय में परिवर्तित करते हुए राष्ट्र को समर्पित करने का निर्णय लिया। नीरा आर्य एक आवक्ष प्रतिमा के साथ साथ मैंने अपनी सास की भी एक प्रतिमा बनवाई। पुस्तकालय के लिए लोहे की रैक और हजारों पुस्तकें खरीदी गईं। नेशनल बुक ट्रस्ट ने भी कुछ पुस्तकें अनुदान में दी और फिर 26 जनवरी 2024 को चाणक्य फेम प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने नीरा अम्मा की स्मृति में नीरा आर्य स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया। नीरा आर्य मर रहे, नीरा आर्य मर रहे, नीरा आर्य मर रहे। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। धामा जी से मेरा उनका परिचय उनके मधु धामा द्वारा लिखित उपन्यास से हुआ और कई बार मैं सोचता हूं कि भारत जिंदा क्यों है। तब मुझे समझ में आया था कि भारत जिंदा इसलिए है कि इस देश में मधु धामा जैसे लोग अज्ञातवास में रहकर चुपचाप आप लोगों ने नीरा आर्य की आत्मकथा पढ़ी होगी जो उनके स्वयं द्वारा लिखी है, पर जो मधु धामा जी ने आत्मचरित्र लिखा है वो जरूर पढ़ें। मैंने ये कार्यक्रम एक चौबारे की खिड़की से देखा क्योंकि समाज के एक बड़े व्यक्ति ने म्लेच्छ जात की कहकर मुझे मंच पर आने की अनुमति नहीं दी, परंतु उन्हें क्या पता कि मान अपमान का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। गुमनाम नीरा अम्मा आर्य को एक नई पहचान मिली और मैं दिल्ली आकर किराए के एक मकान में अपना गुमनाम जीवन जीने लगी। मुझे संतोष है कि नीरा अम्मा गुमनाम थी, लेकिन अब तो उन्हें सारी दुनिया जानती है और मेरा तो कोई नाम था ही नहीं। अम्मी अब्बू का दिया हुआ फरहाना पता नहीं कहाँ खो गया और इससे भी आगे बढ़कर नीरा अम्मा से उधार लिए गए नाम मधु के साथ दिल्ली की एक पतली और अनजान गली में मेरा जीवन हमेशा के लिए गुमनाम हो गया और मैंने लेखन कार्य को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अंत में बस इतना ही कहूँगी कि पैदा होना फिर मर जाना, दुनिया का ये ढंग पुराना, जीना तो बस उसी का है जो काम औरों के आता है। जय हिंद, जय भारत।